तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम आगम शर्मा है और आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी बनी है मकर राशि। कुंडली की अगर मैं बात करूँ कुंडली कैसी है, तो ग्रह आपके काफ़ी अच्छे भी हैं। कुछ ग्रह एक दो मुझे खराब भी लगा है, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 घर मैं लिख देता हूँ। यह है आपका पहला घर, यह है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज का है। ग्यारहवां घर लाभ का और 12वें घर से खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो सवाल बोलो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी उम्र को लेके, कि उम्र आपकी कितनी होगी। तो 8वें घर से देखा जाएगा आपकी उम्र के बारे में। और 8वें घर में एक लिखा है। 8वें घर में एक नंबर है एक। एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपकी उम्र देखने के लिए हमें 8वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए सातवां घर और सातवें घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा सा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और ये 11वां महीना 21 से चली हुई है। और अभी काफी लंबी दशा है, 39 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा जो असर है वो है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की चल रही है महादशा। और राहु का कितना असर आपके ऊपर है, 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है, जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है, वो भी राहु की है, जो कि 11वां महीना 21 से चली है और 7वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये जो ग्रह होते हैं ये एक्टिवेट कब होते हैं, दशा में। असर आपके ऊपर वैसे सभी का है। देखो जी, आपके ऊपर आज भी शनि का असर है, गुरु का, सबका असर आज भी है। लेकिन सबसे बड़ा असर आपके ऊपर है राहु ग्रह का, क्योंकि राहु की दशा चली हुई है। उसी की महादशा है, उसी की अंतरदशा है। आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। और आपके ऊपर एक असर है शनि की साढ़े सती का भी। ये भी आपके ऊपर चल रही है पिछले, ये ढाई ढाई 5 और एक, ये पिछले 6 साल हो चुके आपके ऊपर साढ़े सती भी चल रही है। जो कि अभी 1.5 साल की पड़ी है, अगले साल में जून में जाके खत्म हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर असर तो सभी 9 ग्रहों का है। लेकिन सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि उसकी है दशा, महादशा भी, अंतरदशा भी। और दूसरा असर आपके ऊपर है शनि की साढ़े सती का। तो सबसे पहले हम राहु की ही बात करेंगे, क्योंकि राहु का बड़ा असर है। अब देखो जी, राहु अगर आपका कुंडली में अच्छा निकला, अच्छा हुआ, फिर तो देगा अच्छे फल आपको। लाइफ में अच्छा ही अच्छा कर देगा। अगर बुरा निकला, फिर आपको बुरे फल देगा। तो सवाल कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु कहाँ बैठा है कुंडली के 9वें घर में। 9वें घर से काफी चीजें देखी जाती है। 9वें घर से मेन हम भाग्य देखते हैं कि आपका भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा 9वें घर से धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख भी देखा जाता है। तो आपको मैंने अभी क्या फार्मूला समझाया था, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है, दो। दो है वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। तो 9वें घर की चीजें हम 9वें घर के मालक शुक्र से देखेंगे। और शुक्र के अलावा 9वें घर में
राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो दो ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपकी नौवें घर की चीजों के बारे में कि भाग्य कैसा होगा, धर्म को मानेंगे कि नहीं, पिता का सुख, विदेश यात्रा। तो शुक्र की बाद में बात करते हैं, पहले हम राहु की बात कर रहे हैं कि राहु है अच्छा या बुरा। तो राहु देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे नौवें घर में, यहाँ पे जो दो लिखा है ये वृष राशि जो कि राहु की है उच्च राशि, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये ग्रह अपने खुद के घर में बैठे हैं अच्छे हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु आपका नौवें घर में बैठा है उच्च का, जिसकी वजह से ये आपको देगा अच्छे फल। इसकी तीन दृष्टियां भी हैं, पांचवी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि है, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे। अब देखो जी हमने क्या देखा, राहु है तो आपका उच्च का, जिसकी वजह से ये आपको हो सकता है अच्छे फल दे। लेकिन एक यहाँ पे नेगेटिव बात क्या है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु नौवें घर में और केतु बैठा है तीसरे घर में, और ये इधर वाला हिस्सा देखो पूरा खाली है, खाली चंद्रमा को छोड़ के सभी ग्रह हैं उस साइड में। इसे कहते हैं कि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। और काल सर्प दोष दो प्रकार का होता है, एक होता है संपूर्ण काल सर्प दोष, एक होता है आंशिक काल सर्प दोष। ये आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष बना है क्योंकि चंद्रमा है इसमें। अगर इस साइड में चंद्रमा ना होता फिर था संपूर्ण काल सर्प दोष। तो चंद्रमा होने की वजह से ये बन चुका है आंशिक काल सर्प दोष, मतलब कम मात्रा वाला। तो अब देखो जी, ये जो दोष जब बनता है किसी कुंडली में, काल सर्प दोष, तो उस बंदे को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, मेहनत का फल नहीं मिलता, ये चीजों का सामना करना पड़ता है जब ये दोष बनता है। तो ये दोष आपकी भी कुंडली में बना है। अब सवाल है कि अब देखो, जब ये दोष बनता है किसी कुंडली में काल सर्प दोष, उस समय क्या होता है, उस समय जो राहु और केतु होते हैं वो अच्छे फल नहीं देते। तो आपकी भी कुंडली बना हुआ है काल सर्प दोष, इसकी वजह से क्या होगा, ये राहु आपको अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि राहु उच्च का है, मतलब हो सकता है ये जो दोष बना है ये दोष आपको बुरा फल ना दे। क्यों ना दे, क्योंकि उच्च का बैठा है। अगर उच्च का ना होता फिर तो इसने देना था बुरा फल, लेकिन उच्च का होने की वजह से मुझे लग रहा है कि आपको बुरा फल नहीं देगा। लेकिन अब देखो जी आपको लक्षण देखने पड़ेंगे, लक्षण ये देखने हैं, आप नोट करो कि जब से राहु की दशा चली है, नोट कर लो, पिछले देखो 2-3 साल हो चुके हैं, नोट कर लो कि अगर तो आपको लग रहा है कि पिछले 2-3 साल से लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा, फिर तो राहु आपको बुरे फल दे रहा है, नोट करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 3 साल से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बल्कि मेरी लाइफ में अच्छा अच्छा हो रहा है, कोई मतलब दिक्कत बड़ी तो नहीं आई बल्कि भाग्य साथ दे रहा है, इसका मतलब राहु अच्छे फल दे रहा है। तो आपने मतलब अपने ऊपर प्रैक्टिकल करना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई दिक्कतें तो आ रही हैं, भाग्य तेरा साथ नहीं दे रहा, तो आप इसके उपाय करो। वैसे भी इसके उपाय मतलब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, ताकि मान लो, क्योंकि हमने रिस्क नहीं लेना, अगर आप इसके उपाय करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, अगर ये बुरा हुआ भी अच्छा हो जाएगा, अगर अच्छा है तो अच्छे पर कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सवाल है कि राहु के उपाय हैं क्या। तो राहु के देखो जी उपाय ही है, और सवाल है अगर मान लो अच्छे फल देता, अच्छे फल इसने ये देने हैं कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि उच्च का बैठा है, आपका जो भाग्य है वो कदम कदम पर साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, आपको परोपकारी बनाएगा, आपसे देश देश की यात्रा करवाएगा, ये पिता का घर है, पिता को सुख अच्छा देगा, ये अच्छे फल है। अगर बुरे फल देगा तो पिता से मनमुटाव होगा, पिता से लड़ाई झगड़े होंगे, भाग्य साथ नहीं देगा, आप धर्म को नहीं मानेंगे, लगन को देखेगा। अगर अच्छा है तो हेल्थ खराब नहीं होगी, अगर खराब है तो हेल्थ खराब कर देगा। पांच में अगर पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, अगर बुरा है तो पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, अगर अच्छा है तो पढ़ाई में दिक्कतें नहीं है, मतलब आपने चीजें नोट करनी है। तो फिर भी आप इसका अगर मान लो अच्छा भी है, चलो मान लिया अच्छा है कि आपको दिक्कत नहीं आ रही, अच्छे वाली दे रहा है, फिर भी आप इसके उपाय करो। तो पहला जो उपाय है वो है आप इसके मंत्र संकल्प लेके पूरे करो, जो कि है 18,000, चाहे 18 कर लो आपकी मर्जी, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा 72,000 कर लो। तो फर्स्ट काम, सबसे पहला काम, शनिवार की वेट करो, शनिवार को रात के समय संकल्प लेके ये मंत्र शुरू करने हैं। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम आगम शर्मा है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, मैं चाहता हूँ ये दशा मेरी अच्छी जाए, आप मेरे भाग्य घर में बैठे मेरा भाग्य बिल्कुल साथ दे, आपका बुरा फल ना मिले। इसलिए हे राहु देवता जी, मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार, चाहे 18 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा 72 कर लो, चाहे आप 1.25 लाख भी कर सकते हैं। तो मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना, मतलब मंत्र पूरे कर लो। और मंत्र पूरे करने में आपका चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, 3 लग जाए, मंत्र आपने पूरे करने हैं। और करने रात के समय ही है, और शनिवार से शुरू कर कर जाना रात को ही करने हैं।
और मंत्र पूरे करने के बाद फिर क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये है पाठ, इसको, ये 2 मिनट का पाठ है, इसको रोजाना पढ़ना है। नहीं पढ़ना आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कितने पाठ पढ़ने हैं, 1 से लेके 5 पाठ, चाहे एक पढ़ लो, 2 पढ़ लो, आपकी मर्जी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं आप। तीसरा पाए राहु स्रोत का पाठ है, ये भी आपने पढ़ना है या इसको भी सुनना है ऑडियो लगा के, 1 से लेके 5 पाठ। तो ये दोनों पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, इनको रोजाना पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक, ये पाठ आपने नहीं छोड़ने जब तक है दशा 39 तक। मंत्र पूरे करके छोड़ देना, उसके बाद चाहे मत करना है, लेकिन ये पाठ आपने नहीं छोड़ने। इसके अलावा इसका वैसे दान भी होता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3 साल से दिक्कत ज्यादा आ रही है, कष्ट ज्यादा हो रहा है, तो आप इसका जो दान है सतनाजा, वो दान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत नहीं आ रही, तो दान आपने नहीं करना। इसके अलावा राहु के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना भी किया करें। शिव जी के मंदिर जाएं, शिव जी का कोई ना कोई पाठ करें, शिव चालीसा पढ़ें, मतलब शिव जी की पूजा उपासना अपने करनी है। तो ये उपाय करने से राहु के जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके जीवन के ऊपर, जैसे मैंने बोला था, सबसे बड़ा असर है राहु का, और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है शनि की साढ़े सती का। अब सवाल की साढ़े सती क्या होती है? साढ़े सती में देखो जी, जब भी ये आती है लाइफ में, कई बार क्या होता है, साढ़े सती में अच्छे फल मिलते हैं, कईयों को बुरे फल देती है। क्योंकि साढ़े सती में कर्मों का फल मिलता है, जो बंदा कर्म करता है लाइफ में अच्छा बुरा, वो कर्मों का उसको फल मिलता है। और वो कर्म चाहे इस जन्म के हैं, वो चाहे पिछले जन्म के कर्म है। तो साढ़े सती फिलहाल आपकी खत्म होने वाली है, अगले साल में खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करो, तब तक आप शनि के 2 उपाय जरूर करो। पहला उपाय, रात के समय ही आप शनि चालीसा का पाठ भी पढ़ लिया करो। चाहे इसको पढ़ लिया करो, चाहे इसको सुन लिया करो, कम से कम अगले साल जून तक। उसके बाद चाहे छोड़ देना। दूसरा उपाय, आप शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। और जब शनि मंदिर जाएंगे, वहां पे प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे पर चल रही है साढ़े सती, और आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये 2 उपाय आपने शनि के करने हैं। मंदिर हर शनिवार को जाना है। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, फिर आप रोजाना भी जा सकते हैं। और शनि चालीसा का पाठ रोजाना रात के समय पढ़ना है या सुनना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आपके हम दूसरे ग्रहों की बात कर लेते हैं। आपके देखो जी, कुछ ग्रह तो बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छे हैं। जैसे आपका शुक्र जो है, उसकी मैं बात करता हूँ कि वो क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो जैसे आपको मैंने भी बोला था, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो दूसरा ग्रह है, ये दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरा घर आपके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा। और दूसरा घर आपकी वाणी का भी है, खान पीन भी यहाँ से देखते हैं। अब देखो जी, फार्मूला क्या समझाया था, घर का मालिक देखना है। जो कुछ देखना है, उस घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर की चीजें देखनी है, तो दूसरे घर में नंबर कौन सा है? 7। 7 है तुला राशि, मालिक कौन बना? शुक्र। तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब दूसरे घर का मालिक शुक्र दूसरे घर में ही बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो, देखो जी, आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और आप अपने घर में खुद बैठे हैं। सिंपल सी बात है, आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर की देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे, सफाई रखेंगे। वो काम ये ग्रह करते हैं। अगर अपने घर में है, बहुत अच्छे हैं। तो शुक्र आपका क्यों अच्छा है? क्योंकि वो दूसरे घर में, अपने ही घर में बैठा है। 100 में से 100% अच्छे फल देगा ये आपको। और देगा भी अच्छे फल बड़े मात्रा में। तो दूसरा, अगर धन का मालिक शुक्र अपने घर में बैठा है, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा आपका। दूसरा, अगर परिवार का, आपको पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, पारिवारिक संपत्ति मिलेगी। दूसरा, अगर वाणी का, आपको वाणी अच्छी होगी। दूसरा, अगर चेहरे का होता है, आप दिखने में सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे। आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी धन खर्च होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र पत्नी का भी कारक, आपको पत्नी से भी धन मिल सकता है, या आपकी पत्नी धनी होगी, या उसके आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र का एक और घर है, वो है ये 9वां घर। मतलब शुक्र के 2 घर हैं। ये 9वें घर से मैंने बोला था भाग्य देखा जाएगा, और 9वें घर में लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो आपका भाग्य हम शुक्र से देखेंगे, जो कि बैठा है धन के घर में। मतलब भाग्य चला गया धन के घर में, भाग्य में से आपको शुक्र धन देगा, पिता से धन मिलेगा। तो शुक्र की खासकर दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। बैठा भी 21 डिग्री है, वक्री बैठा है, जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। गुरु आपकी कुंडली में 2 घरों का है मालक। जैसे शुक्र 2 घरों का मालक है, गुरु के 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। और चौथे घर का,
ये जो चौथा घर है, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है नौ। नौ है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो चौथे घर का मालक कौन है? गुरु। तो चौथे घर की चीजें हम देखेंगे गुरु से। और वो कहाँ बैठा है? 11वें घर में। 11वां घर है लाभ का घर, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, आमदन। तो गुरु आपका 11वें घर में बैठा है। एक तो घर अच्छा है, ऊपर से बैठा यहाँ पे गुरु उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह उच्च का होता है वो सबसे अच्छा होता है। और बैठा भी 11वें घर में है, इसका कारक भाव भी है। गुरु देखो जी, चौथा घर का मालक होके 11वें घर में बैठा है, तो चौथे घर का अच्छा कर देगा। मतलब चौथा घर माता का, माता जाके बैठी लाभ के घर में उच्च राशि में, माता से आपको लाभ होगा, मकान से लाभ होगा, वाहन से लाभ होगा। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे। और गुरु क्योंकि सातवां घर पत्नी घर का मालक है, सातवें घर में 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। कहाँ गुरु मतलब पत्नी घर का मालक होके 11वें घर में लाभ के घर में चला गया। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, आमदन का भी है। मतलब पत्नी चलेगी लाभ के घर में, पत्नी चलेगी इच्छा पूर्ति घर में, पत्नी चलेगी आमदन घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। या पत्नी आपकी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद आपका लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। गुरु ये दिखा रहा है। गुरु की अभी दशा भी आपकी चलेगी, छोटी दशा चलेगी 7वां महीना 24 के बाद। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा भी आपकी काफी अच्छी होगी। तो ये छोटी दशा 7वां महीना 24 से लेके 12वां महीना 26 तक आपकी चलेगी। ये दशा आपका धन के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे आपकी देखो जी, पत्नी के लिए 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि 7वें घर के ऊपर बुध, मंगल, सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, इनको भी देखना पड़ेगा। हमने पत्नी कारक शुक्र देखा, वो अच्छा है। 7वें घर का मालक गुरु देखा, वो अच्छा है। अब इन 7वें घर के ऊपर इन ग्रहों की दृष्टि, अब इनकी बात करते हैं। तो ये है आपका पहला घर, और ये सबसे मेन घर होता है। जैसे 7वां घर पत्नी का है, चौथा 5वां घर बच्चों का, चौथा माता का। ऐसे ही भाई पहला घर आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्तक कैसा, हमें पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर का मालक जो है, पहले घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बनेगा बुध। तो हमें आपके बारे में जानने के लिए पहले घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। जैसे शुक्र आपका क्यों अच्छा था? अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। तो बुध मतलब, क्योंकि देखो जी, ये ऐसी कुंडलियां बहुत अच्छी होती है जिसके इतने ग्रह अच्छे हो। तो बुध आपका वो भी अपने घर में बैठा है भी लग्नेश। तो बुध पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर मैंने जैसे बोला था, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों के लिए अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको समझदार बनाएगा, आपको आपकी जो वाणी बहुत अच्छी होगी, दिमाग तेज होगा। और बुध आपकी कुंडली के इस 10वें घर का भी मालक है। बुध के भी 2 घर हैं, तो पहला घर जहाँ बैठा है, और ये 10वां घर भी। 10वां घर पिता का है, काम काज का, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें 10वें घर से। 10वें घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। मतलब बुध से हम 10वें घर की चीजें भी देखेंगे, जो कि 10वां घर काम काज का, काम काज का सुख बहुत अच्छा दे देगा। पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध के जुड़े आप काम काज भी कर सकते हैं। जैसे 10वां घर काम काज का है, तो अगर आप काम काज करना चाहते हैं जहाँ, तो बुध से जुड़े काम करें, या शनि से जुड़े भी काम आप कर सकते हैं। बुध के जुड़े काम जैसे कि आप लिखने का कोई काम होगा, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, वाणिज्य से जुड़ा काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया। तो बुध हमने देखा, वो भी अच्छा है भाई। आपका देखो जी, हमने शुक्र देखा, वो अच्छा है। बुध देखा, वो अच्छा है। गुरु देखा, वो अच्छा है। अब बुध के साथ ही पहले घर में मंगल, सूर्य बैठे। अगर इनकी मैं बात करूं, पहले मैं मंगल की बात करूं, तो मंगल भी इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो मंगल इस घर का मालक है 8वें घर का, क्योंकि 8वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल। और मंगल इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है। मंगल देखो जिस वाले की अच्छे जब बोले, तो मंगल आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। इसकी 3 दृष्टियां, चौथी पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, और 8वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना ही घर है। तो अपने घर को देख रहा है, तो आपकी उम्र कर देगा लंबी। तीसरे घर का मालिक सर के ऊपर बैठा, आपको काफी मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा। और मंगल थोड़ा सा सर के ऊपर बैठा, आपको आपकी हेल्थ भी खराब करेगा अपनी दशा में। हेल्थ भी खराब कर देगा थोड़ी सी, सर वगैरह में चोट वगैरह लग सकती है। क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला भी आपको बनाएगा। और पत्नी घर को देख रहा है, कुंडली मंगली का है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा, विवाह में देरी भी कर सकता है। तो ये थोड़े से इसके अच्छे बुरे फल आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते इसके बुरे फल आपको ना मिलें, क्या करना पड़े,
तो आप एक तो इसका जो उपाय है वो है, आप मंगल कवच का पाठ पढ़ लिया करें सुबह के टाइम। कवच क्या करेगा, रक्षा का काम करता है, मतलब आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी, गुस्सा आपको नहीं आएगा। दूसरा उपाय, मंगल के देवता हनुमान जी, आप हनुमान जी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य इस घर का मालिक है 12वें घर का। 12वां घर होता है खर्च का, हानि का। सूर्य भी इस कुंडली में मार्किश है, मंगल भी मार्किश है। सूर्य देखो जी 12वां घर खर्च, खर्च चला गया शरीर के ऊपर। सूर्य आपको थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव का भी बनाएगा, जहाँ आपके ऊपर खर्च भी ज्यादा होगा। सूर्य खासकर ये जो असर होता है इनका, ये दशा में बढ़ जाता है। मतलब मंगल का जो बुरा फल है वो थोड़ा सा इसकी दशा में बढ़ेगा, मतलब मंगल की दशा में आपकी हेल्थ ज्यादा खराब होगी। और सूर्य भी थोड़ा सा आपको बीमार कर सकता है, या सर में दर्द, मस्तक में दर्द, आंखों में कष्ट दे सकता है। तो सूर्य के लिए आप एक तो सूर्य को जल दे दिया करो सुबह के टाइम। और दूसरा पाए, हर संडे को सूर्य की वस्तुओं का दान किया करो। मंगल का दान नहीं करना, लेकिन सूर्य का दान आप कर सकते हैं हर संडे को। सुबह के टाइम दान करना है, सूर्य का दान संडे को सुबह के टाइम करना है। और जो जल है वो रोजाना दे दिया करो। लेकिन ऐसा नहीं कि सूर्य बुरे फल ही देगा, अच्छे फल भी कई प्रकार के देगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी बनाएगा। बाकी केतु तीसरे घर में बैठा है, वैसे तो उच्च का है, लेकिन जैसे मैंने बोला था काल से दुष्ट बनने की वजह से होता है, ये भी थोड़ा सा बुरा फल आपको दे। यहाँ पे चंद्रमा की मैं बात करूँ, 5वें घर में बैठा है। ये जो 5वां घर है, ये आपके बच्चों का घर है। बच्चे कैसे होंगे, आप कितने पढ़े लिखे होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे, ये चीजें 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक शनि है। तो 5वें घर की चीजें हम शनि से भी देखेंगे। और शनि के अलावा 5वें घर में बैठे चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो 5वें घर का जो मालक शनि है, पहले अगर मैं उसकी बात करूं, वो बैठा है 10वें घर में, बुध की राशि, वो अच्छा है आपका, क्योंकि योग कर्क भी है, बुध की राशि मित्र राशि में बैठा है। शनि तो ये दिखा रहा है कि आप पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे, संतान का सुख अच्छा है, और आप जो पढ़ाई आपने की होगी उसी से जुड़ा आपका काम काज भी होगा। तो आप ये देखो आपने कौन सी पढ़ाई कर रखी, पढ़ाई से जुड़े आप काम काज भी करेंगे, शनि दिखा रहा है। और इसके अलावा 10वां घर पिता का, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। छठे घर का मालक है ननिहाल, ननिहाल का भी सुख अच्छा दिखा रहा है। तो शनि भी 7वें घर को देख रहा है, विवाह में देरी कर सकता है आपके ये। 5वें घर में चंद्रमा जो बैठा है, ये इस घर 11वें घर का मालक है लाभ। लाभ चला गया संतान घर में। इच्छा पूर्ति, संतान होने के बाद भी आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, संतान होने के बाद भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा 5वें घर में, चंद्रमा एक लीड्स ग्रह है, आपके लड़कियां ज्यादा पैदा कर सकता है। और और चंद्रमा का पीछे वाला और आगे वाला घर खाली, इसे कहते हैं केम द्रुम दोष। इसकी वजह से थोड़ा सा मानसिक चिंता भी होती है। इसका भी आप एक दो पाठ जरूर करो। वो है चंद कवच का पाठ, आप पढ़ लिया करो, ताकि आपको मानसिक चिंता ना हो, इसका बुरा फल आपको ना मिले। वैसे चंद्रमा ये मत सोचना कि बुरा है, अच्छा है थोड़ा सा हल्का सा बुरा फल देगा। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली का फल। अब आपके जो सवाल है, पहली बात देखो जी, ऐसे फालतू में मंत्र ज्यादा मत करो। कि आपने जैसे बोला था आप सभी मंत्र कर रहे हैं, भाई ऐसे ऐसे मंत्र नहीं किए जाते, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। जो ग्रह हमें जिसकी जरूरत है उसी के मंत्र होते हैं। तो आपने कोई केतु का मंत्र नहीं करना, कोई शुक्र का नहीं करना। हाँ, इनकी जब कभी दशा चलेगी उस समय इनके पाठ पूजा कर सकते हैं। जैसे अभी आपके ऊपर देखो जी दशा सिर्फ राहु की है, तो राहु के पाए ज्यादा करो। हाँ, छोटी दशा आपकी देखो, बड़ी दशा तो अभी राहु की है, वो तो काफी लंबी है, ये है 39 तक। इसके बाद आपकी चलेगी छोटी दशा, 7वां महीना 24 से लेके 12वां महीना 26 तक, गुरु की दशा। तो जब गुरु की दशा होगी, आप गुरु का भी एक मंत्र आप कर सकते हैं सुबह के टाइम। तो अभी गुरु का मंत्र चाहे रहने दो, गुरु की दशा में कर लेना। और बाकी फालतू में देखो जी मंत्रों को छोड़ दो। तो ये जो चीजें मैंने बोली ये फॉलो करो। हाँ, आप सुबह के टाइम जो आप नवग्रह कवच का पाठ कर सकते हैं, नवग्रह कवच हो गया, नवग्रह चालीसा हो गया, ये पाठ दोनों आप पढ़ सकते हैं सुबह के टाइम। और ये नहीं कि आप ये पाठ करेंगे आपके परिवार को भी फायदा होगा, ये खाली आपको ही फायदा होगा। थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है परिवार को, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो उनके कुंडली के हिसाब से उनके जो ग्रह खराब है अच्छे बुरे, वो उनको उपाय करने पड़ेंगे। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या बोला है कि आपके लिए सबसे जरूरी है राहु के उपाय। कि राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लो रात के समय, पूरे करने के बाद फिर छोड़ देना। फिर राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं रोजाना रात के समय, इनको मत छोड़ना। और शनि चालीसा पाठ पढ़ना है कम से कम अगले साल जून तक। उसके बाद ये शनि चालीसा भी आप चाहे छोड़ सकते हैं। वैसे शनि चालीसा आप लाइफ टाइम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके जो कुंडली में इष्ट देव है वो आपके शनि देवता बने हैं। और शनि मंदिर भी आप चाहे लाइफ टाइम भी जा सकते हैं, लेकिन 1 साल तक तो जरूर जाओ, बाद में आपकी मर्जी है, वो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। और सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ और चंद कवच का पाठ ये आपने पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और गुरु का मंत्र आप गुरु की दशा में पढ़ लेना, उसके बाद चाहे छोड़ देना।
और बाकी सुबह के टाइम आप नवग्रह कवच का पाठ, नवग्रह चालीसा ये पढ़ सकते हैं। और अगर आपका सवाल है कि राजनीति में जाना चाहता हूँ, आपके योग हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि राहु राजनीति का कारक है, इसकी दशा चली हुई है। बाकी देखो जी, आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपकी कोई बात समझ ना लगी हो या आपके सवाल हुए, कॉल करके मुझे पूछ लेना। बाकी आपके जो सवाल थे मैं फिर बोलूंगा, जो भी फालतू में मंत्र कर रहे हैं ऐसे मत करो। ये जो चीजें मैंने बताई बस यही फॉलो करनी है आपने। बाकी आपने जैसे बोला था आप गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं, वो कर सकते हैं। जो भी आप पाठ पूजा गणेश जी की कर रहे हैं चाहे शिव जी कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मंत्र ऐसे मत करो। जो भी आप बिजन मंत्र कर रहे हैं बिल्कुल छोड़ दो, ये चीजें फॉलो करो। बाकी अगर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में। अपने सवाल पहले लिख के अपने पास रख लेना, फिर मुझे कॉल कर लेना। सवाल की कोई रत्न धारण कर सकते हैं नहीं, तो बुध का पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई रत्न धारण नहीं करना। राहु का रत्न बिल्कुल धारण मत करना। शुक्र का रत्न धारण कर सकते, लेकिन शुक्र आपका ऑलरेडी पहले ही अच्छा बैठा है, डिग्री अच्छी लेके बैठा है, उसका रत्न धारण मत करो। बुध का पन्ना कर लो आप राइट हैंड की छोटी उंगली में, चांदी में जुड़वा के धारण कर लेना। 8.25 रत्ती का ले लेना, या 9.25 रत्ती का आपने पन्ना लेके चांदी में जुड़वा लेना है। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 इसको धारण कर लेना। कपड़ों की बात करें तो नीले और लाल कपड़े ये कम यूज किया करो। हरे ज्यादा पहनो, पीले ज्यादा पहनो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े भी आप ज्यादा यूज कर सकते हैं। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, क्योंकि एक तो आपका चंद्रमा भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, और राहु के लिए भी अच्छा रहेगा। और इष्ट देव आपके शनि देवता हैं, शनि मंदिर भी आप जा सकते हैं।